So, as I mentioned, that Osho is one of my gurus. I have few that I follow. Uh, Two of them are living, one is not, which is Osho. The other two, they are still with us. So, as part of that, let's start with this program uh, dedicated towards Osho only. Right? So, as you know, that Osho follows Tantra philosophy. Now that the word itself could be very confusing for many people, may not be for you. Maybe some of you may know more about it, but let me establish it anyway for everyone. So whenever we hear the word tantra, वो एक ऐसे तांत्रिक जैसी वो इमेज दिमाग में आती है ना, so वो झाड़ फूक करने वाला वो नहीं है। हाँ, तो वो नहीं होता है। That's not what it is. Tantra philosophy is not that. तो अगर मैं इसको बहुत सिंपलिस्टिक वर्ड्स में बताऊं, एकदम एकदम बिल्कुल बेयर मिनिमम, नो एकदम somebody can understand, तो तंत्रा का सिंपल मीनिंग होता है कि एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी। सब सब ऑलरेडी ठीक है, सब कुछ सही है। बस यही है तंत्र फिलोसफी एंटायर। अब ये धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। ये स्टेटमेंट अभी सुनने में बड़ी सिंपल सी लग रही है, बड़ी ये लग रहा है क्या तो ये तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट, बट ये जैसे से अनफोल्ड होती है वैसे वैसे चीजें हमको ज्यादा समझ में आती हैं कि इसका क्या मतलब है। सो एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी। दिस इज द क्रक्स ऑफ तंत्र फिलोसफी। ये आपको जब समझ में आएगा अच्छी तरह से, तो आप जब ओशो को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। ही इज ऑलवेज ब्रिंगिंग हिज कॉन्वर्सेशंस, ब्रिंगिंग हिज मैसेज अराउंड दैट थिंग ओनली। तो अब इन कानों से सुनना। तो मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू ओशो, कीप दैट इन माइंड that what he is trying to tell you is everything is fine as it is already. That's what he is trying to tell you. He will not use these words all the time. Every time he will not keep saying this. Everything is fine. Everything is fine. But that is what he wants to deliver the message. ये उनकी हर डिस्कोर्स, हर बात का क्रक्स सार यही है कि ये ऐसे है। पर वो हमें दिखता क्यों नहीं है, वो होता क्यों नहीं? We know everything is not fine, and as it is, it is not fine. We don't accept people as it is. We don't accept us as it is. तो ऐसा क्यों होता है? Because there are a lot of rules, regulations, preferences, biases, good, bad, right, wrong, standards, everything that we have put on things. तो उसकी वजह से हम वो नहीं देख पाते जो हमें देखना है, जो एक्चुअल में जो चीज है। हमें सिर्फ ये जो फिल्टर्स हैं इन चीजों के, ट्रेडिशंस, कल्चर, फैमिली वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, प्रेफरेंसेस, ये वो जो भी आप वर्ड बोलो, जो भी वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, एवरीथिंग, हम उन फिल्टर्स के थ्रू चीजों को देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब। सो ओशो सेज दैट food and sex is, they are like the basic need of any species to survive, to reproduce, to अपने आप को मतलब और बढ़ाना एंड ऑल दैट। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना फूड, वाटर, सेक्स के तो यू नो एक जनरेशन के बाद सब खत्म हो जाएगा। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन ही नहीं होगी। तो not just on the human beings, every species on this planet, this is the fundamental. तो ये क्या बोलते हैं, एनिमल्स फॉलो दिस। एनिमल्स को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दे आर नॉट डूइंग एंड ऑल दैट, सो वो तो हो रहा है। ह्यूमंस, सेज मैन इज द ओनली क्रीचर जिसने इन बेसिक चीजों को भी रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया।
फूड और सेक्स को भी रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद जो सारा रायता फैल जाता है, दैट यू कैन सी। फिर पूरी लाइफ उसको खत्म करने में लगती है, उसको हटाने में लगती है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन। यू नो, ये अच्छा है, गार्लिक खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, तो ऑनियन खाना चाहिए नहीं, नॉन वेज अच्छा है या नहीं है, वेज अच्छा है या नहीं है, वीगन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अ, बाकी जगह पे अगर आप देखोगे तो आप परहैप्स आउटसाइड इंडिया, इट्स वेज, नॉन वेज, वीगन, 3 कैटेगरीज। इंडिया में तो आपको 15-20 मिलेंगे ऐसी, उसमें भी कैटेगरीज। कोई मंगलवार को खाता है तो मैं तो बाकी दिन नहीं खाता है, कोई पीस खाएगा, ग्रेवी नहीं खाएगा, कोई एग खाएगा, बट बाकी एग एग खा लेंगे, बॉइल्ड एग खा लेंगे, बट देन बाकी चीजों में वेजिटेरियन है। तो there is so many varieties that exist, and everybody is doing it out of their own convenience. सारा का सारा खेल सिर्फ हमारे कन्वीनियंस का है। कन्वीनियंस की वजह से हमने अपनी कल्चर पिक कर ली है, अपनी प्रेफरेंसेस पिक कर ली हैं, अपनी वैल्यूज, बिलीव्स, एवरीथिंग इज अराउंड कन्वीनियंस। हमको जो ठीक लग रहा है हम वो कर रहे हैं, हमको ये ठीक लग रहा है तो हम वैसा कर रहे हैं, हमने वैसा बना लिया है, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो फिर हमको वो लगता है कि चलो ठीक है, हम सही कर रहे हैं, हमें कुछ गिल्ट नहीं है उस चीज। इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि यू नो, जब छोटे थे तो, जब मैं छोटा था तो अ, हम सो आई एम हाफ पंजाबी। तो जब छोटा होता था तो मम्मी वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, तो वो रखती थी। तो उसमें कैसे रहता था ना कि अब जैसे रूल्स के हिसाब से तो वही होता ना कि आपको पानी वानी नहीं पीना, कुछ नहीं। लेकिन फिर क्या होता था कि पहले आई यूज टू सी, फिर जैसे जैसे थोड़े दिन के बाद ना मैंने ये देखा कि द women अराउंड एंड ऑल दैट, दे वर ओके कि चाय तो पी सकते, तो चाय पी लेते थे। तो पहले मैंने देखा था, पहले मैंने, जब हम बहुत छोटे थे तो मम्मी चाय भी नहीं पीती। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो फिर मे बी शी इज ग्रोइंग ओल्डर, थोड़ी टॉलरेंस लेवल कम हो रही है एंड ऑल दैट। तो ऐसे में तो चाय चाय तो पी सकते, चाय पीने से कुछ नहीं होता। तो 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 आसपास की वुमेन है, एक बोल रही हैं, तो ऐसे, अब उन्हें ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना, अरे उन्होंने भी चाय पी लिया, उन्होंने भी चाय पी लिया, तो ऐसे लगता है ना, अच्छा चलो सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते। अकेला कोई करता है तो उसको गिल्ट होती है क्योंकि मैं अकेला ब्रेक कर रहा हूँ। पर अगर बहुत सारे लोग एक साथ रूल ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हमको ऐसा आ जाता है, अच्छा चलो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं अकेला ही झन्नू में नहीं जा रहा हूँ, सब एक साथ ही जाएंगे जाएंगे, तो इट जस्ट फील्स लाइक दैट कि ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में होगा जो भी होगा। तो कन्वीनियंस के बेसिस पे हम रूल्स रेगुलेशंस अपना वो बना लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अम, आप एक आपने एक चींटी को गलती से मार दिया, आपने एक मच्छर को मार दिया, मक्खी को मार दिया, तो आपको कोई ज्यादा रिमोर्स नहीं होता है कि ठीक है, चींटी छोटा है, छोटा सा ही चीज तो है, चींटी मच्छर मक्खी से मर गया, कॉकरोच मार दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही वो चीज ऐसे बड़ी होने लगती है, वो चिकन बन गया, अभी चिकन को मार दिया तो बड़ा बड़ा होने लग गया, अभी कोई कोई और बड़े जानवर को मारा है तो ज्यादा गिल्ट बड़ा होने लग गया है। तो इट्स लाइक दिस कि जैसे एज इफ लाइफ इज मेजर्ड बाय द साइज ऑफ दैट थिंग। तो अगर लाइफ, अगर उसका साइज छोटा है और उसको मार देंगे तो कोई ज्यादा गिल्ट वाली बात नहीं है। बड़ा है, अगर उसका साइज बड़ा है, हम उसको मार रहे हैं, तो फिर थोड़ा गिल्ट ज्यादा बड़ा आता है, ये सही नहीं है। तो ऐसा है, तो हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रूल्स बना लिए हैं। ये हमको ठीक लग रहा है तो हम वैसे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है तो वैसे कर रहे हैं। और फिर सारी चीजें, दैट इज हाउ द एंटायर लाइफ, अगर आप देखोगे तो वो है। तो अब अगर आप वापस से इस स्टेटमेंट को रिविजिट करते हो कि एवरीथिंग इज फाइन द वे और इट इज ऑलरेडी, तो आपको समझ में आएगा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में तो ये जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमने हमने इतनी सारी परतें चढ़ा रखी हैं चीजों के ऊपर, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस, इतने सारे राइट रॉन्ग्स, इतने सारी चीजें लेके हम चलते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी, तो हमको कोई दिखता ही नहीं है। और और ये सारी जर्नी ही उधर तक पहुंचने की है।
पूरी तंत्र फिलॉसफी ही वहां तक पहुंचने की है। ये सारे अनियंस के लेयर्स को हटाना, एक एक करके उसको पील करना, ये देखना क्या सही, क्या मेरे को लेना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। उसमें भी हमारी प्रेफरेंस ऐड होने ही वाली है। तो ऑल्दो हम उन्हीं चीजों को हटा रहे हैं, बट पहले हम उन्हीं चीजों को अप्लाई, अब मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा कि अब मेरे को तंत्र फिलोसफी को अगर जीना है और वहां तक पहुंचना है, तो अब आई एम ब्रिंगिंग न्यू सेट ऑफ रूल्स, आई एम ब्रिंगिंग न्यू सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, न्यू सेट ऑफ थिंग्स टू रिप्लेस द ओल्ड सेट। जो मुझे पसंद नहीं आ रहा कि सोसाइटी ने ऐसा कर दिया है, तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, अब मैं अपनी तरफ से अपने लगाऊं। तो एज यू कैन सी कि हमें कितनी आदत पड़ गई है। कोई सेट ऑफ रूल्स तो होना चाहिए, कोई तो चश्मा होना चाहिए। बिना चश्मे के हम जी ही नहीं सकते। कोई तो फिल्टरिंग प्रोसेस होना ही चाहिए, कोई तो मेरे को चश्मा पहनना है। अगर मेरे पास पहले लाल कलर का था और वो बढ़िया नहीं था, तो अभी उसको उतार के मैं हरा पहन रहा हूँ या पीला पहन रहा हूँ, बट पहनूंगा। बिना चश्मे के रहना, और ये हमें समझ ही नहीं आता है कि कैसे इसको करना। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ये सेट छोड़ के अपना सेट बना के हम हम ये कर सकते हैं कि ऐसे है। तो ठीक है, शुरू शुरू में वैसा ही होता है, और फिर हम पहले बहुत सारे रूल्स को ब्रेक करके थोड़े रूल्स में आते हैं। पहले हमारे ऊपर बहुत सारे रूल्स पोते गए थे ना, फ्रॉम द सोसाइटी। ये सोसाइटी है, कल्चर है, फैमिली ट्रेडिशंस एंड सो मेनी थिंग्स, एंड everything you can think about. Basically, it's all that. So first comes that we break out of all that and we pick our own way of हम जिनसे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे रूल्स तो हैं, सेट तो है ना। पहले किसी और ने दिया था, पहले कहीं और से आया था, अब मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि वो ब्रेक करके यहाँ तक आने के लिए भी बहुत स्ट्रगल, बहुत गट्स, बहुत करेज, बहुत कुछ हो चाहिए। तो तो पहले हम उस पे आते हैं, और फिर धीरे धीरे हम ये भी चीजों को डिसॉल्व करते हैं, धीरे धीरे इन चीजों को भी लेट गो कर देते हैं। एंड दैट इज व्हेन यू विल एक्चुअली कम टू दैट लिविंग दैट स्टेटमेंट दैट एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी। देन यू विल परहैप्स रीच टू दैट पॉइंट। सो शुरू शुरू में सुनने में ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल और बहुत इजी लगती है, बट इफ यू रिफ्लेक्ट बैक, इफ यू कॉन्टेम्पलेट, देन यू विल सी कि लाइफ में हमने कितना कुछ चढ़ा रखा है, और ये कितनी दूर है ये स्टेटमेंट, कितनी देर लगेगी वहां तक रीच करने। आसान है, सिंपल है, बट इजी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट इजी। पहुंचना कैसे, हमें करना क्या है टू स्टार्ट ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट, टू स्टार्ट सीइंग और स्टार्ट टू रीच दैट पॉइंट वेयर वी कैन से एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी। उसका एक और इंटरप्रिटेशन ये है, एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी, कि there are no boxes, there are no categories. There is no box of right, wrong, good, bad, ugly, accept, reject. There is no such thing. कोई बॉक्सेस नहीं है, कोई कैटेगरीज नहीं है। हम लाइफ में ना चीजों को, इवेंट्स को, लोगों को बॉक्सेस में डाल देते, खुद को भी खुद के एक्शंस को, इसको हम बॉक्सेस में डाल। व्हाट इज एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये सब करके हम अपने आप को और बाकी लोगों को, सबको हम बॉक्सेस में डालते हैं, और हम वैसे ही जीते। तो हमें नहीं मालूम है कि बॉक्सेस के बाहर जीने का मतलब क्या होता है। नहीं मालूम, कभी नहीं जिया, कोई नहीं जिया है, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम पैदा ही बॉक्स में हुए। तो वही हमारा वो वर्ल्ड है। तो उसके बाहर कैसा होता है हमें नहीं पता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस को कम कर सकते हैं। शुरू शुरू में हम इतना ही कर पाएंगे, शुरू शुरू में हम बॉक्सेस को कम कर पाएंगे। अगर आज आपकी लाइफ 50 बॉक्सेस में बटी पड़ी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको क्या कर पाओगे, अभी 5 या 10 बॉक्सेस पे रिड्यूस कर पाओगे। बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाओगे, स्ट्रेट अवे नहीं निकल पाओगे, एंड दैट इज ओके। ये स्टेजेस में होता है काम, इसको हम डेवलपमेंटल स्टेजेस बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा और हमेशा प्रोग्रेशन जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है, और प्रोग्रेशन कभी भी लीनियर नहीं होता है, कभी भी लीनियर नहीं होगा। वो देखने में अभी हमारी लास्ट कभी संडे को ही अष्टावक्र गीता में एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। आई थिंक तेजस ने ये क्वेश्चन पूछा। तो तो जो हम प्रोग्रेस मेजर करते हैं, वो प्रोग्रेस मेजर आप दो लेवल्स पे करो। ऐसे ऐसे मानो कि अ, आप जब जूम आउट करते हो, आप एक ना रिपोर्ट देख रहे हो, लेट्स से अपनी प्रोग्रेस मेजर कर रहे हो, और अपनी प्रोग्रेस मेजर करने के लिए आपको किसी ने एक रिपोर्ट दी है, एक ग्राफ दिया है। तो आप उस ग्राफ को देख रहे हो कि मेरी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, हाउ हाउ एम आई डेवलपिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मेरा कैसा हो रहा है, मैं उसकी एक रिपोर्ट देख रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट में मुझको एक ग्राफ दिख रहा है। तो जब वो ग्राफ को मैं हाई लेवल पे देखूंगा, तो वो मुझे प्रोग्रेशन लिनियर दिख सकती है। जैसे जैसे एक स्टॉक का जैसे रहता है ना ग्राफ, कि वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, बट ओवरऑल वो ऊपर जा रहा है। तो वो आपको दिख रहा है कि ओवरऑल हमें ना मेजर कर रहा हूँ, हर हर महीने मेरी प्रोग्रेशन कैसी चल रही है। तो तो अगर मैं मंथ बाय मंथ का एक्यूमुलेशन देख रहा हूँ, तो मुझको ना एक ऐसा दिख रहा है कि ओके, इस मंथ लेट्स से जनवरी में मेरी जो प्रोग्रेशन थी वो 5% इम्प्रूवमेंट थी, फेब्रवरी में फिर 7% इम्प्रूवमेंट हो गई, मार्च में 10% इम्प्रूवमेंट। तो मुझे हर महीने ना थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो इट्स लुक्स लाइक अ स्टेप, तो लिनियर है। ये मैक्रो लेवल पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझको वो स्टेप्स दिखते हैं, और वो मुझको वो लिनियर दिखते हैं। लेकिन मैं उसमें जूम इन करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जनवरी का मंथ कैसे था। जनवरी के मंथ में मैं जूम इन करता हूँ, तो जनवरी के मंथ में मैं जब जूम इन करूंगा, तो मुझको ना उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। वो लिनियर नहीं दिखेगा। ऐसे में भी दिखेगा कि 1 ऑफ जनवरी पे थिंग्स वर वेरी अप, 2 ऑफ जनवरी पे एकदम दे वेंट डाउन, फिर 3 ऑफ जनवरी पे दे वेंट मोर डाउन, 4 जनवरी पे दे अगेन केम बैक अप। ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मेरे को दिखेगा मंथ का, अगर मैं जूम इन करके देखता हूँ। बट अगर जूम आउट करके देखता हूँ तो मुझको ओवरऑल दिखेगा कि ओवरऑल मंथ में मैंने 5% इंप्रूवमेंट की है। बट डे टू डे बेसिस पे मैं देखूंगा तो मेरे को अप डाउन दिखेगा। ऐसे ही है, ये जर्नी भी ऐसे ही है। किसी दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा, किसी दिन यू विल क्रैश, किसी दिन यू विल फील लॉस्ट, किसी दिन यू विल फील कि ये क्या है, ये तो इट डजंट नथिंग मेक सेंस एंड ऑल दैट। someday you will feel exhilarated कि everything makes sense now, everything is good and all that। तो आपको ना डेली बेसिस पे ऐसे अप डाउन्स जो हैं वो एक्सपीरियंस होंगे। पर अगर आप ओवरऑल उसको देखोगे, तो ओवरऑल आप आगे ही बढ़ोगे, ओवरऑल पीछे नहीं आओगे, ओवरऑल आगे ही बढ़ोगे। पर डेली बेसिस पे मेजर करोगे तो ऐसे लगेगा कि दो दो स्टेप्स आगे लिए तो 4 स्टेप्स पीछे चले गए, ये तो पीछे ही चले गए अब। तो ऐसी फीलिंग आएगी। तो इसको ना, इसलिए हम डेली बेसिस के ऑल्टरेशंस पे नहीं मेजर करते, क्योंकि वो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस वो आपको फील होगी। तो आई एम ऑलरेडी टेलिंग कि ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है, तो अंडरस्टैंड कि यू आर ऑन द राइट पाथ, सही जा रहे हो आप। ये लिनियर है ही नहीं। ये ऐसा ही नहीं कि रोज रोज आप एक 0.5% इंक्रीज आपका ऐसा ऐसा होगा। ये इतना लिनियर, इतना लॉजिकल नहीं है, होगा ही नहीं वैसा। तो अप्स डाउन्स आएंगे, ऐसा ऐसा फील होगा, बहुत पेंडुलम की तरह इधर इधर उधर होगा। ऐसे लगेगा कि अरे इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इसी पॉइंट पे वापस आ गए, सभी फील होगा। ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज फीलिंग्स, इमोशंस विल कम। पर आपको अपनी प्रोग्रेशन को डेली बेसिस पे मेजर नहीं करना है। आपको अपनी प्रोग्रेशन को एक मैक्रो लेवल पे मेजर करना है कि ओवरऑल लास्ट एक महीने में हाउ डू आई फील, हैव माई वे ऑफ थिंकिंग इम्प्रूव्ड। तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ दैट, एटलीस्ट एक एक महीने के इंटरवल पे अपनी प्रोग्रेशन को मेजर करो। और फिर कि पिछले महीने अगर यही सिचुएशन हुई होती, तो हाउ वुड हैव आई रिएक्टेड, हाउ वुड हैव आई
thought about this and all that. और आज इस महीने आफ्टर आई एम गोन थ्रू ऑल दिस, इस महीने मुझे कैसा फील हो रहा है, हाउ व्हाट एम आई करेंटली थिंकिंग, हाउ एम आई करेंटली रिएक्टिंग, इससे मेजर आपको ऐसे करना है, जहां से आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रोग्रेशन कैसे चल रही है. तो दैट इज हाउ द जर्नी इज गोइंग टू बी. कीप दैट इन माइंड कि ये ऐसा ही होने वाला है, 100% ऐसे. किसी के लिए नहीं हो रहा है एंड दे आर सेल स्मूथिंग, यू आर वेरी फॉर्चुनेट. तो वेरी गुड, तो बढ़िया है. बट मोस्ट लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा. दे विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स. तो दैट्स हाउ इट इज. अब करना क्या है वहां तक पहुंचने के लिए, जो अभी हमने बताया कि तंत्र फिलोसफी, एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी. बट हमें तो नहीं दिखता है अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब कुछ. हाँ, डे टू डे लाइफ में तो हम बहुत सारी चीजों में फंसे हैं. बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे यस एंड नोज, गुड बैड अगली, राइट रॉन्ग, ये सही है वो गलत है, ये अलाउड है ये अलाउड नहीं है, इंडिया में ऐसा होता है इंडिया के बाहर ऐसा होता है, ये चीजें इंडिया में नहीं चलेंगी, ये चीजें इंडिया के बाहर चलेंगी एंड ऑल दैट. बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ी सारी चीजें, बड़ी सारी बातें होती हैं जो करते हैं, ये अलाउड ये नहीं अलाउड है. ये चीजें बड़े शहरों में चलती हैं, छोटे शहरों में नहीं चलती हैं. ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट. तो इनसे बाहर कैसे निकलना है? इनसे बाहर निकलने के लिए वी यूज द वर्ड एक्सेप्टेंस. अब इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस हम वर्ड तो यूज कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? क्या ये एक वर्ड है? मेरे हिसाब से तो ये एक वर्ड नहीं है. मेरे हिसाब से तो इसके मिनिमम 3 वर्जन हैं. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज देयर कुड बी 3 पीपल at 3 different developmental stages, all 3 people using the word acceptance, and all 3 people mean very different things. Although they are all using the word acceptance, word वो यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, अपनी डे टू डे भाषा में एक्सेप्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत अलग है एक दूसरे से. तो वो क्या है? पहला जो लेवल आता है एक्सेप्टेंस का, हम एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है ना कि लेट्स से आपकी लाइफ में कोई लोग हैं, कुछ है या खुद का ही कुछ है, आपको पसंद नहीं है, आपको उनके तौर तरीके पसंद नहीं है, उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं है, the way they deal with things and the way they say things, do things, और जो भी उनकी सोच, उनके बोलने का तरीका, उनके एक्शंस लेने का या ना लेने का, they are procrastinators or they are lazy or they are too hyper or whatever. ठीक है, ये तो ये सब चीजें आपको परेशान करती हैं. आपने बहुत ट्राई किया अपनी तरफ से. लेट्स से यू यू नो आप आपके पेरेंट्स हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, पुराने तरीके से सोचते हैं. आपने बहुत ट्राई किया कि उनकी सोच बदलें. अभी तो नया नया जमाना है, नए तरीके से सोचना है. ऐसे अब ऐसे कौन सोचता है? ये तो ऐसे तो लोग 50 साल पहले सोचते थे, अब थोड़ी ऐसे सोचते हैं. तो यू वांट देम टू सी द न्यू वर्ल्ड एंड टीच देम कि अब ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, कोई भी हो और कोई भी हो. आपने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हुआ. तो एक दिन ना यू विल जस्ट ड्रॉप द टावल. मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैंने कर लिया. तो देन यू से आई एक्सेप्ट कि ऐसे ही. हम्म, क्योंकि बहुत लड़ लिए, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत माथापच्ची कर ली, कुछ नहीं हो रहा है. तो वी जस्ट थ्रो द टावल एंड जस्ट से आई एक्सेप्ट. तो यहाँ पे ये इंसान आई एक्सेप्ट वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन ये जो इसका जो फ्लेवर है ना एक्सेप्टेंस का, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो विड्रॉल है. वो एक तरह की हताशा है कि हो नहीं पाया. बस चले तो इनका अभी भी लड़े, लेकिन ना हर तरीके से लड़ के देख चुके हैं, हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हैं चेंज करने की. अब नाउ दे हैव रन आउट ऑफ एनर्जी और दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज ऑफ व्हाट टू डू एंड दे हैव थ्रोन द टॉवल एंड दे से आई एक्सेप्ट. ये एक्सेप्टेंस है नहीं किसी भी एंगल से एक्चुअली में. बट अनफॉर्चुनेटली पीपल यूज द वर्ड एक्सेप्ट, पीपल यूज द वर्ड एक्सेप्टेंस एंड दे थिंक दैट दे आर एक्सेप्टेड. तो यहाँ पे सबसे बड़ा रायता कैसा फैलता है ना कि
They will keep telling, I accept, but you can see how much it bothers them. There is no acceptance. They are bugged by it. पहले तो वो चिल्ला रहे थे, पहले तो वो कोशिश कर रहे थे उसको चेंज करने की, अब तो वो भी नहीं कर रहे। अब तो अंदर ही अंदर जल रहे, अंदर ही अंदर उनको ये चीज परेशान कर रही है, क्योंकि अब वो भी नहीं हो सकता ना, वो भी करके देख लिया है, कुछ नहीं हुआ है, वो चेंज नहीं हो पाए हैं। तो दे नो कि इट्स अ फ्यूटाइल बैटल टू कीप फाइटिंग, दे डोंट नो, दे हैव रन आउट ऑफ एनर्जी, but they have not left it, they have not accepted it, they have just withdrawn. Although they are using the word acceptance, they have just withdrawn. And now whenever this person talks like that, says this and that, it bothers them a lot, it pinches them a lot. तो अंदर ही अंदर खून तो बहुत खोलता है, बट अब बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बोल दिया है ना कि आई एक्सेप्ट। तो ये फर्स्ट लेवल की, ये दिस इज वन। अगेन हम इसको कोई राइट रॉन्ग में नहीं कैटेगराइज करने वाले। सो हम इसी चीज से बाहर निकल रहे हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, इज दिस राइट, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, इज दिस राइट, सी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि बॉक्सेस से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। सो यू विल स्टार्ट टू ऑब्जर्व दिस योरसेल्फ, कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आपके पास 50 बॉक्सेस होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो, एकदम से डिमोलिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी हैबिट हो चुकी है ना, इतनी इनग्रेन्ड है ना, कि हर चीज में हमको अच्छा तो ये तरीका सही है, फिर मतलब दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। तो हम उसमें भी राइट रॉन्ग से बाहर निकल रहे हैं, और उसको भी राइट रॉन्ग के एंगल से तोड़ रहे हैं। तो टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने में। तो दैट इज, बट बी माइंडफुल कि ये क्वेश्चन आया। तो अब ना मेरा ऐसा मानना होता है कि लाइफ में ना देर आर स्टूपिड क्वेश्चंस, देर आर स्टूपिड क्वेश्चंस। पीपल से देर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, आई डोंट अग्री विद दैट, देर आर लॉट ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस दैट वी आस्क। सो और इनके आंसर्स के पीछे भाग के ना हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो आई विल शो यू, दिस इज माई जॉब टू शो यू कि विच क्वेश्चंस आर स्टूपिड क्वेश्चंस। तो बी माइंडफुल अबाउट दैट, कि इस तरह से क्वेश्चन अगर कोई आता है जहां हम राइट रॉन्ग से ही बाहर निकल रहे हैं, और उसी को ही समझ रहे हैं कि राइट रॉन्ग से बाहर कैसे निकलना है, और उसको समझने के एंगल को ही हम पूछ रहे, अच्छा तो इज दिस द राइट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उनके आंसर्स के पीछे नहीं भागना है, उनको ड्रॉप कर देना है। जस्ट ऑब्जर्व कि ये क्वेश्चन आया, अभी भी मेरी ये टेंडेंसी है इधर, अभी भी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो उनको जस्ट ड्रॉप कर देना, बिकम अवेयर ऑफ दैट एंड डोंट चेज द आंसर, फिनिश इट देयर, खत्म। आया, उठा, खत्म, कुछ नहीं करना उसके बारे में, लेट इट कम अप, इट विल। आप फीड करना बंद कर दोगे तो आपकी ये आदत खत्म हो जाएगी। फीड करते रहोगे उसको, आंसर के पीछे भागते रहोगे, आदत बनी रहेगी। तो आई विल शो यू which are all the stupid questions and we will drop them one by one, and then you'll see कि आपकी लाइफ में कितना बैंडविड्थ आ जाता है, कितना मेंटल इमोशनल बैंडविड्थ आ जाता है। अचानक से ऐसे लगेगा कि कितना खाली हो गया सब कुछ, कितनी चीजों के पीछे हम भाग रहे थे अननेसेसरी, जो जरूरत ही नहीं थी। तो और किसी ने बता दिया था कि देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, तो हम हर क्वेश्चन को ही पकड़ के बैठे, हर चीज के पीछे ही भाग रहे, नहीं, जरूरत ही नहीं। सो कमिंग बैक टू द एक्सेप्टेंस थिंग, सो यहां तक हम अभी तक पहुंचे हैं कि the first developmental stage when people use the word acceptance is in the sense of withdrawal. So they actually have withdrawn, but they are using the word acceptance. They will not use the word withdrawal, क्योंकि withdrawal सुनने में बड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है, और एक्सेप्टेंस बड़ा पॉजिटिव लगता है। अगेन दुनिया के एंगल से बात कर रहा हूँ कि ये वर्ड्स ऐसे सुनने में ऐसे ही लगते हैं ना, हमने इस तरह से वोकैबुलरी बना ली है ना अपनी, कि ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। आप किसी को बोलो विड्रॉ कर लो, तो वो खुश नहीं होगा ना उस चीज से। विड्रॉ तो गलत लगता है ना, नेगेटिव लगता है, विड्रॉ कैसे कर सकते। तो हमें तो लड़ना चाहिए, हमें तो स्ट्रगल करनी चाहिए, वी शुड एम फॉर इट एंड ऑल दैट। सो समबडी हु स्ट्रगलिंग, जो लगा हुआ है, वो बढ़िया है। किसी ने विड्रॉ कर लिया, वो तो फेलियर है। तो
तो हमारी टर्मिनोलॉजी ऐसी हो गई है, वर्ड्स को भी लेबल कर दिया। अभी सोचो कि फूड, सेक्स, इन चीजों को तो कर दिया, वर्ड्स को भी लेबल कर दिया, इमोशंस को भी लेबल कर दिया है। अभी आगे आगे आप देखोगे जब ये परतें खुलेंगी कि हाउ मच दिस इज डेंटिंग अवर लाइफ। तो हर चीज का एक पर्पस होता है, और उस पर्पस को हमने कितना ज्यादा टेंट कर दिया है, कितना ज्यादा उसको हमने, मतलब बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये बेसिकली फक्ड इट अप। तो ये दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो विड्रॉल, हाँ, तो विड्रॉल पे थे। तो विड्रॉल वर्ड तो नेगेटिव लगता है सुनने में, इसलिए कोई वो ही नहीं बोलेगा कि आई एम विड्रॉइंग, आई एम एक्सेप्टिंग, मतलब वही है, बट आई एम एक्सेप्टिंग सुनने में बढ़िया लगता है, तो वही बोले। ठीक, ये हो गई पहली। सेकंड, डेवलपमेंटल स्टेज, जहां पे इंसान पहुंचता है, और अभी वो भी एक्सेप्टेंस वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन उसका अब मतलब अलग है। वो क्या है? सेकंड स्टेज में वो लोग हैं जो ये जान गए हैं कि ओके, ये तो ऐसा ही है, ये तो गुड है, ये तो बैड है, मतलब उन्होंने ना बॉक्स कर दिया है चीजों को, और वो बॉक्स करने से वो ओके है। अब उन्होंने ना किसी को ना इस बॉक्स में डाल दिया है कि ये तो मैनिपुलेटिव है, ये तो नार्सिसिस्ट है, ये अच्छा है, ये जीनियस है, ये स्टूपिड है, ये डम है, ये फास्ट है, ये स्लो है। अब उन्होंने ना चीजों को, इंसानों को, लोगों को ना एक बॉक्स में डाल दिया है, और उससे उनको ना काफी शांति मिल गई है। अब ये ऐसे ही, अब उनको होता है, अब नाउ आई एक्सेप्ट कि ये तो है ही स्लो, आई एक्सेप्ट कि ये तो है ही डर, खत्म, बात ही खत्म, अब इसमें क्या दिमाग लगाना। तो लोगों को, सिचुएशंस को, चीजों को, खुद को एक बॉक्स में, एक कैटेगरी में डाल दो, लेबल कर दो, तो उससे एक शांति आ जाती है कि अब आई एक्सेप्ट, है ना। अभी अब लड़ना क्या है, अब इसमें तो कुछ लड़ने के लिए है ही नहीं, क्योंकि अब तो ये तो वेल एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिव। तो वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि दिस पर्सन इज नार्सिसिस्ट, द वेल एस्टेब्लिश फैक्ट, दिस पर्सन इज वेरी जीनियस, दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, दिस पर्सन इज वेरी डम, और आई एम दिस और आई एम दैट। तो उससे उनको काफी राहत मिल जाती चीजों को डील करने के लिए, कि अब ऐसा है, अब दिमाग लगाने की जरूरत। तो दे विल यूज द वर्ड एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट, दिमाग में खुद ही बोल रहे आई एक्सेप्ट एक सिचुएशन। तो यहाँ पे उन्होंने ना एक इंसान को, जो कि हाँ, तो इसको ऐसे समझो, अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट आई ट्राई कि इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ। तो जैसे यू से ना कि यू कैनॉट स्टेप इन अ रिवर ट्वाइस। इसका क्या मतलब है कि रिवर बह रही है, मैं उसमें अभी स्टेप कर रहा हूं, तो वो एक रिवर है, अगर मैं उसका स्नैपशॉट लूं तो वो एक रिवर है, और जिसमें मैं उतरा था वो तो बह गई। जैसे ही मैंने दूसरा पैर उतारा, वो जो रिवर थी जिसमें पहला पैर उतारा था वो तो बह गई, अभी तो दूसरा पानी आ गया। सो नथिंग इज स्टैटिक इन लाइफ, नथिंग इज स्टैटिक इन लाइफ, लिटरली। साइंस टेल्स यू कि इवन योर एंटायर बॉडी, ईच एंड एवरी सेल, विद इन, आई डोंट नो, 7 years या 9 years, कोई तो एक नंबर है, 7 या 9, आई फॉरगॉट, but let's say 7 years. तो what science has discovered is कि in 7 years, literally each and every cell of your body replaces. मतलब, कहने का मतलब ये है कि it is not the same heart that you have right now which was 7 years ago. It's not the same brain, it's not the same stomach, it's not the same liver, it's not the same lungs, it's not the same eyes, it's not the same nose. 7 साल पहले आपका जो हार्ट था और अभी जो हार्ट है, वो एंटायरली डिफरेंट है। उस 7 साल पहले के हार्ट का एक भी सेल अभी तक नहीं बचा है। तो द एंटायर बॉडी रीजनरेट्स इन 7 years. Rate of regeneration for different organs is different, बट ओवर टाइम अगर हम देखेंगे, तो ओवर टाइम 7 साल में आपकी बॉडी में एक भी सेल नहीं बचा है जो 7 साल पहले था।
आप एक न्यू पर्सन हो, तो नथिंग इज स्टॉप, एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज डायनामिक। पेड़ भी है, पत्ता भी है, कॉन्स्टेंटली धीरे 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 फ्लावर बढ़ रहा है, फूल बढ़ रहा है, फ्रूट आ रहा है, फिर वो डिटेरियोरेट हो रहा है। नथिंग इज स्टैटिक, नथिंग इज स्टॉप। और ये हमें मालूम है, राइट? ये हम जानते हैं, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, एवरीबडी नोज दिस। मैं कोई कुछ गलत या मतलब कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, यू ऑल नो दिस, है ना? एंड येट यू सी हाउ पीपल इन सेकंड डेवलपमेंट स्टेज ऑपरेट, कि उन्होंने एक बंदे को एक बॉक्स में डाल दिया और वो खुश हो गए, कि एज इफ पीपल आर स्टैटिक। दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है, लेकिन हम चेंज नहीं हो रहे, हम वैसे के वैसे हैं, हम स्टैटिक हैं। कि किसी को मैंने बोल दिया कि ये ऐसा है, तो अभी वो जिंदगी भर वैसा ही रहने वाला है, अभी मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूं उसको चेंज होना। अब वो इंसान भले ही चेंज हो रहा हो ही रहा होगा, ये तो इम्पॉसिबल है कि वो चेंज नहीं हो रहा है। वी ऑल आर लर्निंग। लेट्स टेक योर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए टेक योर एग्जाम्पल। यू गाइज आर एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम, ठीक है? 6 महीने के बाद आप लोग बहुत डिफरेंट हो जाने वाले। बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनको नहीं पता है कि आप लेजर कोचिंग प्रोग्राम कर रहे हो, है ना? हो सकता है उसमें से कई सारे लोगों ने आपको एक सर्टन बॉक्स में डाला होगा, कि लेट्स से बिंदुजा इज लाइक दिस, और अवनी इज लाइक दिस, और प्रीति इज लाइक दिस, विद्या इज लाइक दिस। बहुत सारे लोगों ने आपको सर्टन बॉक्स में डाला होगा कि आप तो ऐसे ही हो। आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, आपको पता है, उनको नहीं पता है। आप चेंज होने वाले हो, ये मुझे पता है। सो नाउ यू सी दैट उन लोगों ने तो आपको बॉक्स में डाल दिया, वो लोग तो आपके साथ वैसे ही एक्ट करने वाले हैं जैसे वो हमेशा कर रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप चेंज, उन्होंने आपके चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उन्होंने आपको एक स्टैटिक मान के एक बॉक्स में डाल दिया कि ये तो ऐसा ही है। और यही हम दूसरों के साथ, एवरीबडी इज लर्निंग, ग्रोइंग। हो सकता है एंड मे बी पॉसिबल दैट somebody इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड, दे आर गोइंग बैकवर्ड्स, बट स्टैटिक तो कोई नहीं होगा, स्टैटिक कोई नहीं होगा, ये गारंटी है। हाँ, बैकवर्ड जा सकते, हो सकता है आज आप जिस इंसान को समझते हो कि बहुत गुड है, वो बैड हो जाए कल को, वर्स हो जाए कल को, वो पॉसिबल है। बट वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा? नहीं, ये नहीं है पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। नेचर ऐसी है ही नहीं, नेचर में ये प्रावधान ही नहीं है। तो नथिंग इज स्टैटिक, everything continuously moves, whether moving forward or moving backward, that is a different thing, but it moves, it's not static. पर सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को शांति मिलती है जब वो चीजों को, लोगों को बॉक्स में डाल देते हैं और फिर होता है अब नाउ आई एक्सेप्ट, क्योंकि अब क्या, अब काम हो गया है। अब ना, अब मेरे को जिंदगी भर यही नहीं करते रहना है कि जिंदगी भर मैं यही देखता रहूं कि ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे ना ये इजी पड़ता है कि मैं इसको लेबल कर दूं और इसको इस बॉक्स में डाल दूं। अब मेरी लाइफ बड़ी, अब ये कल को अगर ये बंदा चिल्ला के बात करेगा, इंसल्टिंग वे में बात करेगा, तो मैंने तो ऑलरेडी इसको बैड वाले बॉक्स में डाला ही हुआ है। तो जिसको बैड वाले बॉक्स में डाला हुआ है, तो वो बंदा चिल्ला के बात कर रहा है, इंसल्टिंग वे में बात कर रहा है, तो फिर इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने तो ऑलरेडी इसको बैड वाले बॉक्स में डाला हुआ है। तो फिर अब मेरे को ना उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दिस इज द सेकेंड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। So these people also use the word acceptance. Now we come to the third developmental stage, जहां पे ये लोग भी एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करते हैं। तो एज नाउ यू कैन सी कि थ्री डिफरेंट पीपल इन थ्री डेवलपमेंटल स्टेजेस यूजिंग द वर्ड एक्सेप्टेंस perhaps can create lot of misunderstanding for each other, क्योंकि वर्ड तो सेम यूज हो रहा है, लेकिन सुनने वाला उसको अपने एंगल से सुन रहा है। सो तो यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। थर्ड स्टेज पे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? थर्ड स्टेज पे एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि you have now demolished the boxes also. You go by as is rule, कि गुड है, बैड है, जस्ट है। गुड ना, तो कुछ गुड है ना बैड है, कोई बॉक्सेस नहीं है। जो थिंग्स आर जस्ट एज इज, ये जस्ट हैं।
इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, इट्स नथिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल इट्स रेनिंग, तो बहुत बारिश हो रही है, तो एक इंसान बहुत परेशान हो रहा है, अरे यार फिर से रेन हो गई, कितना पानी भर जाएगा, बाहर नहीं निकल सकते। तो किसी इंसान को बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसे है। और एक इंसान जो है वो बड़ा खुश है कि अरे वाह फिर रेन हो गई, कितना अच्छा मौसम हो गया एंड ऑल दैट, सो बड़ा खुश है। रेन तो हो रही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो थर्ड इंसान आके अगर ये बोलेगा कि ओ आई एक्सेप्ट इट्स रेनिंग, सो ना तो वो बोल रहा है कि इट्स गुड, ना वो बोल रहा है बैड, वो बोल रहा है आई एक्सेप्ट इट्स रेनिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि इंद्र भगवान उतर के आएंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसको बोलेंगे थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग एंड ऑल दैट। तो इट इज व्हाट इट इज। हम खुद ही उस चीज को बड़ा बनाते हैं, फिर हम उसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं, फिर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। आई गेव यू गाइस a statement around this as well, which was कि the path is already clear. We first put stones. Why put stones in it? And clear. तो पहले पाथ रेन हो रही थी, तो वो तो हो ही रही थी। पहले हमने उसको बोला यार कितना बेकार है एंड ऑल दैट, तो पहले फिर किसी ने बोला अरे थिंक मोर पॉजिटिवली ना, ये इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, थिंक मोर पॉजिटिवली एंड ऑल दैट। फिर मैंने पॉजिटिवली सोचना शुरू किया उसके बारे में। फिर एक दिन पॉजिटिवली को भी ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने बोला एज इज इट इज ऑल राइट एज इज एंड ऑल दैट। फिर मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया कि एज इज, इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का क्या है, तो रेन हो रही है। तो आई हैव कम बैक टू द सेम, और फिर मैंने अपनी पीठ थपथपाई कि देखो मैंने कितना आई हैव डन अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आई हैव कम टू द पॉइंट वेयर आई एम एक्सेप्टिंग इट्स रेनिंग। वो तो रेन तो वैसी हो रही थी, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था आपकी किसी भी थिंकिंग से। तो दैट इज द स्टेज, दैट इज द थर्ड स्टेज, व्हेन someone reaches that point जहां पे वो इस पॉइंट से बाहर आ जाते हैं कि देर इज एनीथिंग टू लेबल एनीथिंग, देर इज नो सच थिंग एज लेबलिंग गुड बैड राइट रॉन्ग, इट इज व्हाट इट इज। और वो बोलेंगे भी नहीं, ये बोलने की भी बात नहीं है। सो वो बोलना भी, उसका भी मतलब है कि आप अभी भी कोई साइड पिक कर रहे हो। तो वो एक्सप्रेशन में भी नहीं आता है, वो लैंग्वेज में भी नहीं आता है, वो बस आपको पता है। तो आप उसको ना express भी नहीं करोगे। It's not like you'll say I accept it's raining, because the moment you say I accept, it implies the other side कि there was something to reject also. तो जब हम एक साइड पिक करते हैं तो दूसरी साइड बाय डिफॉल्ट हो जाती है, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो लैंग्वेज ही ऐसी है, हमारी लैंग्वेज ही ड्यूअल लैंग्वेज है। तो हम जब एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि कुछ रिजेक्ट करने के लिए भी है। अगर हम एक चीज को गुड बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बैड ही है, क्योंकि हमने इस चीज को गुड बोला है, तो इसका मतलब देयर कुड बी थिंग्स दैट आर नॉट गुड, देयर कुड बी थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं, वो एक्सेप्टेंस वाले वो लोग आते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, जो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये बोलने वाली बातें ही नहीं है। क्योंकि द मोमेंट आई स्पीक आई पिक अ साइड, एंड आई नो आई देर इज नो साइड। इस चीज को लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये है फोर्थ कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी अभी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रही है। थर्ड कैटेगरी वो है जो लोग अभी भी एक्सेप्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, बट वो इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि अब उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी वो नए नए सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पे आए ना, तो अभी आदत है एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करने की। तो थर्ड स्टेज वाले लोग अभी भी वो वर्ड यूज करेंगे कि आई एक्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने वो सारे बॉक्सेस, वो सारी कैटेगरीज डिमोलिश कर दी। तो दे आर ट्रूली एक्सेप्टिंग नाउ, बट अभी भी वो बोल रहे हैं। तो तो यही थर्ड स्टेज वालों को थोड़े दिन के बाद ये चीज समझ में आती है कि बोलने का मतलब भी ये होता है कि देर इज समथिंग टू बी रिजेक्टेड। तो लाइक आई वाज सेइंग कि बॉक्सेस एकदम से जाते नहीं है। हमें लगता है कि मैंने बॉक्सेस डिमोलिश कर दिए,
मैंने बोला कि कुछ गुड नहीं है, कुछ बैड नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, तो मुझे लगा कि मैंने सारे बॉक्सेस तो डिमोलिश कर दिए। मैंने तो बोल दिया कि कुछ है ही नहीं। और सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि ये लोग बस मुंह से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो समझ रहे हैं, दे नो व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एक्सेप्ट दिस, मतलब मैंने फिर से एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। दैट मीन्स देर आर थिंग्स आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज उनको थोड़े दिन बाद समझ में आती है। तो वो फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं, जहां पे वो अब ये बोलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि मेरी लैंग्वेज ही ड्युअलिटी क्रिएट कर रही है। क्योंकि जो एक्चुअली में मैं समझता हूँ, एक्चुअली में मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ, एक्चुअली में मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, वो तो एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता वर्ड्स में। तो उसके लिए साइलेंस इज द बेस्ट। दैट्स द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में पीपल विल स्टॉप यूजिंग द वर्ड एक्सेप्टेंस एट ऑल। दैट इज द ट्रू एक्सेप्टेंस, व्हेन यू एक्चुअली स्टॉप यूजिंग इट एट ऑल। तो यहां पे आती है ट्रू एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आपको वो दिखने लगेगा कि एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी। फोर्थ स्टेज में आपको उसका पूरा फ्लेवर आएगा। तो आई होप कि ये स्टेजेस से आपको थोड़ी तो फील आ रही है कि स्टेटमेंट बड़ी इजी सुनने में लगती है, बड़ी सिंपल लगती है कि एवरीथिंग इज फाइन द वे इट इज ऑलरेडी। बट वहां तक पहुंचना उतना इजी नहीं है। बहुत कुछ ब्रेक करना है, और बहुत कुछ उस साइलेंस में जाना है जहां पे you feel acceptance. You don't have to express, you don't have to say it, you just know it. It's just there, you just know it. बोलने की जरूरत ही नहीं, कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की, किसी को कुछ कन्विंस करने की कोई नीड ही नहीं बचती है। दैट्स द फोर्थ स्टेज, जहां पे हम एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करना ही ड्रॉप ही हो जाता है। बंद कर देते हैं भी गलत होगा, ड्रॉप ही हो जाता है। आपको उसको यूज करने की नीड नहीं बचती है। तो ऐसा है कि वो है, वो वर्ड है, एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में। लेकिन मुझे उसकी नीड ही नहीं है, मैं उसको कभी यूज ही नहीं करूंगा। मुझे पता ही नहीं मैं क्यों यूज करूँ। मेरे को उसकी कोई नीड ही नहीं समझ में आती। तो मेरी लैंग्वेज में वो आएगा ही नहीं वो वर्ड कभी। ओके, so I'll just stop here. Anything anyone wants to say?